नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज अतीक और अशरफ की मौत की खबर आते ही अशरफ की पत्नी के जहर पीने की खबर आई। इजरायल ने ईरान की घेरेबंदी शुरू कर दी, जिसकी वजह से आशंका जताई जाने लगी कि ईरान और इजरायल में ईद से पहले ही जंग छिड़ सकती है। एक कार्यक्रम में शामिल हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिनकी वजह से पुतिन के गंभीर रूप से बीमार होने की खबरों ने जोर पकड़ लिया और अमेरिका का ताकतवर पेट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के पास पहुंचने की खबर आई, जो जंग का रुख पलट सकता है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अतीक अहमद हत्याकांड से जुड़ी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अशरफ की पत्नी जैनब रूबी ने जहर खा लिया था, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में प्रयागराज के अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन पुलिस के डर की वजह से बाद में उसे एक गांव में ले जाया गया, जहां 2 दिनों तक उसका इलाज किया गया था। 15 अप्रैल को रात करीब 10:30 बजे अतीक और अशरफ को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। दावा किया जा रहा है जैसे ही हत्या की खबर अशरफ की पत्नी जैनब रूबी को लगी, उसने खुदकुशी करने के लिए जहर खा लिया। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि इसके बाद घर वालों ने जैनब रूबी को प्रयागराज के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था। उमेश पाल हत्याकांड में अशरफ की पत्नी जैनब रूबी भी आरोपी है और उस पर साजिश रचने का आरोप है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि वो अतीक और अशरफ के कई बड़े राज जानती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जैनब रूबी अपने पति अशरफ के हर काले सफेद धंधे की एक एक कड़ी से जुड़ी है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि अशरफ की हत्या की खबर सुनते ही उसने जान देने की कोशिश की, क्योंकि उसे इस बात का खौफ सता रहा था कि अगर वो पुलिस के हाथ लग गई तो उसके पति के काले कारोबार का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। इसी डर की वजह से उसने अशरफ की हत्या के बाद जहर खा लिया था। लेकिन वो मरी नहीं, बल्कि अब वो शाइस्ता परवीन की तरह ही पुलिस को पिछले कई दिनों से छका रही है। हालांकि जैनब की तलाश में पुलिस यूपी के कई जिलों में छापेमारी कर चुकी है। अतीक के कई मददगारों को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी पुलिस जैनब रूबी तक नहीं पहुंच सकी है। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि शाइस्ता परवीन और जैनब रूबी एक दूसरे के संपर्क में हैं। इसीलिए पुलिस की टीम जैनब तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है, क्योंकि अगर वो मिल गई तो पुलिस शाइस्ता तक भी पहुंच जाएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 15 अप्रैल तक जैनब अतीक के करीबियों की मदद से प्रयागराज में ही छिपी हुई थी, लेकिन इसी दौरान अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसने खुदकुशी करने के लिए जहर खा लिया था। परिजन आनन फानन में उसे प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज के बमरौली इलाके में मौजूद उस प्राइवेट अस्पताल में कुछ घंटों तक जैनब रूबी का इलाज किया गया था। बाद में उसे भरेठा गांव ले जाया गया, जहां 2 दिनों तक इशरत नाम की डॉक्टर ने उसका इलाज किया था। मतलब 17 अप्रैल तक जैनब रूबी प्रयागराज के एक छोटे से गांव में ही मौजूद थी, लेकिन पुलिस को भनक लगने से पहले ही अतीक के मददगारों ने जैनब रूबी को वहां से निकाल लिया। हालांकि बाद में उसकी तलाश में पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जहर खाने की वजह से जैनब रूबी की हालत बेहद खराब थी। इसी वजह से वो अतीक और पति अशरफ के जनाजे में शामिल नहीं हुई थी, जबकि अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि जैनब वहां जरूर पहुंचेगी। हालांकि अशरफ की दोनों बेटियां और दूसरे रिश्तेदार जनाजे में शामिल होने के लिए प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचे थे। मतलब अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तरह जैनब रूबी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अतीक हत्याकांड से जुड़ी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को गुड्डू मुस्लिम ही बचा रहा है। पुलिस से बचाने के लिए वो साय की तरह उसके साथ चल रहा है। एक आशंका ये जताई जा रही है कि शाइस्ता सरेंडर करना चाहती है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम के दबाव में वो ऐसा नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर शाइस्ता ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया तो गुड्डू मुस्लिम का बचना नामुमकिन हो जाएगा। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता परवीन को सरेंडर करने नहीं दे रहा। इससे पहले यह आशंका जताई गई थी कि गुड्डू मुस्लिम अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे हो सकता है और उसी ने शूटर सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य को अतीक की सुपारी दी होगी, जिसके लिए तीनों को 10-10 लाख रुपए एडवांस देने के साथ गुड्डू मुस्लिम ने अपने नेटवर्क के जरिए उन्हें हथियार भी मुहैया करवाए, ऐसा कहा जा रहा था। और अब एक आशंका यह जताई जा रही है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन शूटर गुड्डू मुस्लिम के साथ है और वही शाइस्ता को सरेंडर करने से रोक रहा है, क्योंकि उसे यह बात अच्छी तरह पता है कि अगर शाइस्ता पुलिस के हाथ लगी तो उसके जरिए पुलिस देर सवेर उस तक पहुंची जाएगी। ऐसे में शातिर गुड्डू मुस्लिम कभी नहीं चाहेगा कि शाइस्ता इन हालात में सरेंडर कर दे, और इसीलिए यह आशंका जताई जा रही है कि गुड्डू मुस्लिम ही शाइस्ता परवीन को पुलिस से बचाने में जुटा है। जबकि यूपी एसटीएफ की टीम शाइस्ता परवीन के साथ साथ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान की तलाश में जुटी है। और यूपी के साथ कई राज्यों में इनकी जोर शोर से तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ ये चारों नहीं लग सके। उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम है और वो करीब 40 दिन से फरार है।
और अतीक अहमद के करीबियों की मदद से वो यूपी एसटीएफ की टीम को लगातार चकमा दे रही है। पुलिस से बचने के लिए शाइस्ता अपने बेटे असद, पति अतीक और देवर अशरफ के जनाजे में भी शामिल नहीं हुई। पुलिस सूत्रों का दावा है कि शाइस्ता परवीन को यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद जितने भी लोग यूपी पुलिस के हत्थे चढ़े वो मारे गए। 24 फरवरी को उमेश पाल की प्रयागराज में 7 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अगले दिन 25 फरवरी को उमेश पाल की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें 7 शूटरों में अतीक के बेटे असद के साथ गुड्डू मुस्लिम, अरबाज, विजय चौधरी, गुलाम, अरमान और साबिर शामिल हैं। और इनके अलावा एफआईआर में अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और भाई अशरफ समेत कई दूसरे लोगों को साजिश करता बताया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद यूपी पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े लोगों के खिलाफ एक्शन शुरू किया और फिर 27 फरवरी को पहला एनकाउंटर हुआ, जिसमें पुलिस ने शूटर अरबाज को मार गिराया। इसके बाद 6 मार्च को उमेश पाल को पहली गोली मारने वाले शूटर विजय चौधरी को पुलिस ने ढेर कर दिया। बाद में 13 अप्रैल को झांसी में यूपी एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में असद और गुलाम मारे गए। 2 दिन बाद 15 अप्रैल को प्रयागराज में अतीक और अशरफ को भी गोलियों से छलनी कर दिया गया। मतलब उमेश पाल हत्याकांड में शामिल जो लोग भी अब तक पुलिस की गिरफ्त में आए वो मारे गए। और सूत्रों का दावा है कि इसी वजह से शाइस्ता पुलिस पर भरोसा नहीं कर पा रही, क्योंकि पति अतीक और देवर अशरफ की हत्या के बाद वो परिवार की सबसे बड़ी सदस्य है। उस पर 4 बेटों को संभालने की जिम्मेदारी भी है। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि शाइस्ता कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो सामने आई तो पुलिस के साथ साथ अतीक के दुश्मनों के निशाने पर भी आ जाएगी। पुलिस सूत्र ये भी बताते हैं कि इसी वजह से शाइस्ता बेटे असद और पति अतीक के जनाजे में भी नहीं पहुंची। यूपी पुलिस के मुताबिक अतीक के कई बिल्डरों और बड़े कारोबारियों से रिश्ते थे और दावा है कि इन लोगों ने अतीक के काले पैसे को अपनी कंपनियों में लगाया है। आशंका ये जताई जा रही है कि ऐसे ही कुछ सफेद पोश लोगों ने राज खुलने के डर से अतीक की हत्या करवाई। ऐसे में शाइस्ता को भी डर है कि अगर इस वक्त उसने सरेंडर किया तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसी वजह से वो पुलिस से बच रही है और सरेंडर करने के लिए सही समय के इंतजार में है। इधर अतीक और अशरफ के मर्डर मामले में कुछ और पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई। प्रयागराज में मेडिकल जांच के लिए ले जाते वक्त दोनों की हत्या कर दी गई थी। और इसी मामले में प्रयागराज में शाहगंज पुलिस स्टेशन के 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। इनमें शाहगंज थाने के इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार सिंह, 2 दारोगा और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया। शाहगंज थाने के पास ही अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया गया था। इसी मामले में एसीपी नरसिंह नारायण सिंह का एक दिन पहले प्रयागराज से तबादला कर दिया गया था। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईद से पहले इजरायल ने ईरान की घेरेबंदी शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि इजरायल ईरान के कथित खुफिया परमाणु ठिकानों पर हमला करने वाला है। बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इजरायल के विदेश मंत्री ईरान के पड़ोसी अजरबैजान के यहां पहुंच भी गए हैं। ईरान और अजरबैजान एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। दोनों में तनाव बहुत ज्यादा है। इसी बात का फायदा उठाकर इजरायल अजरबैजान से करीबी बढ़ाने में लगा है। लेकिन इजरायल के विदेश मंत्री का दौरा यहीं खत्म नहीं होने वाला। खबर है कि अगले कुछ घंटों में वो ईरान के दूसरे पड़ोसी तुर्कमेनिस्तान रवाना होने वाले हैं। मतलब ईरान और इजरायल की स्ट्रैटेजी एक जैसी ही लग रही है। जैसे ईरान सभी मुस्लिम देशों को इजरायल के खिलाफ एकजुट करने में लगा है, बिल्कुल वैसे ही इजरायल भी ईरान के पड़ोसियों को अपने पाले में लाने में जुटा है। ये देश भले ही छोटे हैं, लेकिन ईरान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का डर है कि ईद पर ईरान और इजरायल में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। और ईरान में अगले 2 से 3 दिन में ही ईद है। यानी अब तक एक दूसरे पर हमले की धमकी देते आ रहे जानी दुश्मन ईरान और इजरायल अगले 2 से 3 दिन में जंग के मैदान में एकदम आमने सामने आ सकते हैं। अंदेशा है कि इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोलने की फिराक में है। लेकिन इजरायल जो अब करेगा उसका ऐलान वो 2 महीने पहले ही कर चुका है। फरवरी में ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सीना ठोक कर कह चुके हैं कि ईरान की अक्ल तभी ठिकाने आएगी जब उस पर हमला होगा, और हमला करने में जितनी देर होगी हमला करना उतना ही मुश्किल होगा। यानी इजरायल कब का ईरान पर जल्द से जल्द वार करने की तरफ इशारा कर चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि ईरान बस मौके की तलाश में है। वो उस पर आज नहीं तो कल हमला करेगा ही। और इजरायल को सबसे बड़ी दिक्कत इस बात से है कि ईरान चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने में लगा है। और संयुक्त राष्ट्र आशंका जता चुका है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। ऐसे में अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इजरायल को पूरा यकीन है कि ईरान अपने न्यूक्लियर हथियार उसी पर चलाकर टेस्ट करेगा। दुनिया में परमाणु हथियारों के जखीरे पर नजर रखने वाले संगठन भी दावा करते रहे हैं कि इजरायल के हथियारों के जखीरे में परमाणु बम है। इजरायल के पास 90 परमाणु हथियार होने का अनुमान जताया जाता है। लेकिन अगर ईरान के पास भी न्यूक्लियर बम आ गया तो जंग एक तरफा नहीं रह पाएगी। इजरायल भी ये बात अच्छी तरह जानता है। इसलिए फरवरी में ही वो बिल्कुल साफ साफ कह चुका है कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, और वो हद जंग पर जाकर ही पार होगी। यही वजह है कि इजरायल ने अजरबैजान को साधना शुरू कर दिया है।
क्योंकि ईरान और इजराइल सीमा साझा नहीं करते, वो एक दूसरे से मीलों दूर हैं। ऐसे में ईरान तक अपनी पहुंच बनाने के लिए अजरबैजान इजराइल के लिए काफी अहम जरिया साबित हो सकता है, क्योंकि अजरबैजान ईरान का पड़ोसी है, वो ईरान के उत्तर में है और अजरबैजान की ईरान से बिल्कुल नहीं बनती। दोनों शिया मुस्लिम देश हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी दुश्मनी जंग की दहलीज पर खड़ी है और अजरबैजान को यहूदी इजराइल का साथ भा रहा है। इसकी वजह यह है कि ईरान अजरबैजान के दुश्मन आर्मेनिया का साथी है और इजराइल 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में अजरबैजान के साथ खड़ा था। वो अजरबैजान को हथियार भी सप्लाई करता है। इसलिए रक्षा विशेषज्ञों को शक है कि अजरबैजान से दोस्ती बढ़ाकर इजराइल उसके एयरबेस का इस्तेमाल करके वहां से ईरान के परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। और अब इजराइल के विदेश मंत्री अजरबैजान भी पहुंच चुके हैं। अगर इजराइल और अजरबैजान ने ईरान के खिलाफ कुछ भी बोल दिया तो ईरान की थू-थू हो जाएगी, क्योंकि संदेश ये जाएगा कि वैसे तो ईरान दुनिया भर के मुसलमानों को इजराइल के खिलाफ करने में जुटा है, लेकिन अपने पड़ोसी अजरबैजान पर ही उसका कोई जोर नहीं चल रहा। ईरान की जमीनी सीमा 7 देशों से लगती है: इराक, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो आपस में ही लड़ मर रहे, वहीं इराक और आर्मेनिया कमजोर देश, बचे तुर्की, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। तीनों देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। तुर्की के साथ इजराइल अपने रिश्ते सुधारने में लगाई है और अजरबैजान को तो इजराइल अपना जिगरी दोस्त बनाकर बैठा है। पिछले महीने अजरबैजान इजराइल में अपना दूतावास खोलने वाला पहला शिया मुस्लिम देश भी बन चुका है और अब इजराइल तुर्कमेनिस्तान को भी साधने में लगा है। इजराइल के विदेश मंत्री अजरबैजान से सीधा तुर्कमेनिस्तान जाने वाले और 3 दशकों में यह पहली बार होगा जब इजराइल का कोई मंत्री मध्य एशिया के इस देश का दौरा करेगा। इजराइल के विदेश मंत्री तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में अपने दूतावास का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद इजराइल ईरान के बिल्कुल बगल में आकर बैठ जाएगा, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान का 1148 किलोमीटर लंबा बॉर्डर ईरान से लगता है और ईरान के उत्तर पूर्वी बॉर्डर से तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद की दूरी महज 24 किलोमीटर है। इसी वजह से वहां बनी एम्बेसी इजराइल की ईरान के सबसे करीब बनी एम्बेसी होगी। ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर नजर रखने के लिए इजराइल के पास यह बड़ा मौका है। लेकिन ईरान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। उसके राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अपनी नेशनल आर्मी डे परेड के भाषण में इजराइल के शहरों को उड़ाने की खुली धमकी दे दी और दो टूक कहा कि अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ छोटी सी भी गलती की तो ईरान ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगा कि इजराइल के तेल अवीव और हाइफा जैसे बड़े शहर नक्शे से मिट जाएंगे। ईरान और इजराइल पहले ही एक दूसरे से मीलों दूर हैं और तेल अवीव और हाइफा शहर तो इजराइल के एकदम पश्चिमी छोर पर भूमध्य सागर के किनारे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान से तेल अवीव की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर है। तो क्या ईरान इतनी दूर तक अपनी मिसाइल गिराएगा? वहीं हाइफा शहर इजराइल के पड़ोसी लेबनान के करीब है और लेबनान में ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का दबदबा है। ऐसे में ईरान लेबनान के जरिए भी इजराइल पर वार कर सकता है। उधर किम जोंग उन ने जासूसी सैटेलाइट बनाकर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की नींद उड़ा दी। उत्तर कोरिया के जासूसी सैटेलाइट बनाने का दावा वहां की न्यूज एजेंसी ने किया और जानकारी दी बहुत जल्द ये सैटेलाइट लॉन्च हो सकती है, क्योंकि ये किम का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिससे उत्तर कोरिया की धमक अंतरिक्ष तक सुनाई देगी और अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के होश उड़ जाएंगे। उत्तर कोरिया की न्यूज एजेंसी ने यह दावा करते हुए कुछ तस्वीरें जारी की जिनमें किम जोंग उन अपनी बेटी किम जू ए के साथ उत्तर कोरिया की स्पेस एजेंसी में दिखे। उत्तर कोरिया की न्यूज एजेंसी KCNA ने बताया कि किम और उनकी बेटी वहां जासूसी सैटेलाइट को देखने पहुंचे और पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी ली। बीते कुछ दिनों में कई बार ऐसे मौके आए जब किम अपने महत्वपूर्ण दौरों पर अपनी बेटी किम जू ए के साथ नजर आए और इस बार भी वो अपनी बेटी के साथ स्पेस एजेंसी पहुंचे। न्यूज एजेंसी KCNA ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि किम इस बार जासूसी सैटेलाइट बना रहे हैं जो आधुनिक तकनीक से लैस है और इस सैटेलाइट में कैमरा ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम लगे हैं जिनसे दुश्मन की मिसाइलों और हथियारों को ट्रैक किया जा सकता है। न्यूज एजेंसी KCNA ने दावा किया कि यह सैटेलाइट बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने में भी काम आएगी, यानी अंतरिक्ष के जरिए जमीन पर किम की ताकत भी बढ़ेगी और उनके दुश्मनों की जासूसी भी होगी। खबर है कि सैटेलाइट तैयार हो चुकी है और अब उसे लॉन्च करने की तैयारी है, यानी किम अपनी बेटी के साथ जिस स्पेस प्रोजेक्ट की तैयारी देखने पहुंचे वो उनके दुश्मनों को बेचैन कर देगा, क्योंकि अब उनकी हर हरकत की जासूसी आसमान से होगी। इस बीच अमेरिका ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि किम जोंग उन सिर्फ परमाणु मिसाइलें ही नहीं बना रहे बल्कि वो चोरी छिपे एक बेहद घातक हथियार तैयार कर चुके हैं। ये हथियार न कोई तोप है, न परमाणु बम और न मिसाइल, बल्कि ये जानलेवा वायरस और बैक्टीरिया जैसे बायोलॉजिकल वेपन है जो अगर किम जोंग उन ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अपने दुश्मनों के यहां छोड़ दिए तो बिना गोली चलाए और बिना बम बरसाए ही लाखों लोग मौत की नींद सो जाएंगे और जब आबादी ही नहीं बचेगी तो देश भी खत्म।
कोरोना वायरस के बारे में भी यही आशंका जताई जाती है। कहा जाता है कि कोरोना चीन का जैविक हथियार था, जिसे चीन ने पूरी दुनिया में फैलाकर सब देशों का भट्टा बैठा दिया। कोरोना की मचाई तबाही सब देख ही चुके हैं। यानी अगर अमेरिका का शक सही है तो उत्तर कोरिया के पास भी कोरोना जैसा या फिर उससे भी खतरनाक जैविक हथियार हो सकता है। इधर भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने दावा किया कि मार्च में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई वनडे सीरीज के दौरान एक बुकी ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने इसकी शिकायत फौरन बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट को दी थी। सिराज ने दावा किया कि एक बुकी ने उन्हें टीम के अंदर की जानकारी साझा करने का ऑफर दिया, जिसके बदले में उन्हें मोटी रकम देने का लालच भी दिया गया था। उधर महाराष्ट्र के बीड जिले में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के समर्थन में बैनर लगाने पर पुलिस ने एक्शन लिया। बैनर लगाने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों पर केस दर्ज किया, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और चौराहे पर लगे बैनर को हटवा दिया, क्योंकि उसमें अतीक और उसके भाई अशरफ को शहीद बताया गया था, जिसकी शिकायत विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस से की थी। तो बॅनर छापणारे, बॅनर लावणारे आणि त्यात मदत करणारे अशा 4 इसमांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून इस मामले में पुलिस एक और आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं ने बैनर लगवाने वालों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच अतीक हत्याकांड पर गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने दावा किया कि 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या करने के लिए प्रयागराज में 5 शूटर मौजूद थे, जिनमें 3 शूटर अरुण मौर्य, सनी सिंह और लवलेश तिवारी ने पुलिस सुरक्षा के बीच अतीक और अशरफ को गोलियों से छलनी कर दिया था। लेकिन अफजाल अंसारी का दावा है कि अतीक और अशरफ की हत्या करने के लिए वहां 3 नहीं बल्कि 5 शूटर मौजूद थे। उनके दावे के मुताबिक 3 शूटरों ने मीडिया कर्मी बनकर अतीक और अशरफ की हत्या की, जबकि 2 शूटर दूर खड़े होकर पूरी घटना पर नजर बनाए हुए थे। हमें तो कोई बता रहा था कि 5 लोग शूट किए, 3 के लिए ये भूमिका थी। अफजाल अंसारी ने यह भी दावा किया कि अतीक और अशरफ की हत्या की स्क्रिप्ट काफी पहले लिखी जा चुकी थी और उसी साजिश के तहत 5 शूटरों को आधुनिक हथियार से लैस करके प्रयागराज भेजा गया था। अतीक और अशरफ की हत्या के आरोप में सनी सिंह, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी पुलिस की गिरफ्त में। लेकिन अफजाल अंसारी का दावा है कि इस हत्याकांड में शामिल 2 शूटर खुलेआम हथियारों के साथ घूम रहे हैं। उनके मुताबिक दोनों शूटरों की कोई तस्वीर मीडिया के पास नहीं है और इसी वजह से वो पुलिस की पकड़ से दूर हैं। लेकिन जांच होने पर सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अतीक की हत्या के बाद ये चर्चा जोरों पर है कि अगला नंबर मुख्तार अंसारी का होगा। ऊपर सबका भी मालिक बैठा हुआ है, हर हुकूमत का हाकिम भी बैठा है। मुख्तार अंसारी 5 बार के विधायक हैं और इस समय यूपी की बांदा जेल में बंद है। मुख्तार के खिलाफ हत्या और जमीन पर कब्जा करने समेत 49 मामले दर्ज हैं। इधर अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने तीनों शूटरों को 40 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया, जिसके बाद लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह को कड़ी सुरक्षा में बाहर लाया गया। इस दौरान तीनों हमलावरों के चारों तरफ पुलिस का घेरा नजर आया, जबकि उनके चेहरे काले कपड़े से ढक दिए गए। यही नहीं, रिमांड मिलते ही उनको तेजी से पुलिस वैन की ओर ले जाया गया। इस दौरान कई हथियारबंद जवान भी उनके साथ दौड़ते हुए गाड़ी तक पहुंचे। लवलेश, अरुण और सनी सिंह को जब कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया तब भी वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि खुफिया विभाग ने ये रिपोर्ट दी थी कि पेशी के दौरान तीनों शूटर्स पर हमला हो सकता है। इसलिए पेशी से पहले कोर्ट के सामने वाली सड़क को बंद कर दिया गया। साथ ही आरएएफ और पीएसी को भी तैनात किया गया। इतना ही नहीं, जिस वक्त पुलिस कोर्ट से उनको लेकर जा रही थी उस वक्त किसी को भी रास्ते से गुजरने की इजाजत नहीं थी और सुनवाई के दौरान वकीलों को भी अदालत के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। इसलिए जैसे ही जज ने रिमांड का आदेश दिया वैसे ही पुलिस ने भी तेजी दिखाई और फौरन तीनों को लेकर वहां से रवाना हो गई। अब लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह से अतीक हत्याकांड पर पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अतीक और अशरफ केस में पुलिस वारदात का रिक्रिएशन कर सकती है, जिसके लिए तीनों हमलावरों को उस मेडिकल कॉलेज ले जाया जाएगा जहां अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इस बीच मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर घोषित किए गए इनाम की रकम को यूपी पुलिस ने बढ़ा दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया। इसी मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी लंबे वक्त से फरार हैं। उन्हें पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने उन पर घोषित इनाम की रकम को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया। उधर कंगाल पाकिस्तान अंधेरे में डूब गया। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीन की एक कंपनी ने वहां बिजली का उत्पादन आधा कर दिया। यानी जो चीन पाकिस्तान के साथ दोस्ती की पक्की कस्में खाता था, अब उसने भी उसका साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से रमजान के महीने में भी पाकिस्तान के लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। यानी खाने पीने की चीजों की किल्लत से जूझ रहे पाकिस्तान के लोगों पर अब दोहरी मुसीबत फट पड़ी। और दावा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीन की कंपनी को 1 साल से भुगतान नहीं किया गया, जिससे नाराज चीन की उस कंपनी ने बिजली के उत्पादन को ठप करने का फैसला किया। लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान के कुछ शहरों में बिजली गुल हो गई, जिसकी कीमत वहां के लोगों को अंधेरे में रहकर चुकानी पड़ रही है।
पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक चीन की उस कंपनी ने इसके साथ ही ये चेतावनी भी दे डाली कि अगर पैसे का भुगतान नहीं किया गया तो 1 महीने में पूरा काम ठप हो जाएगा। यानी आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर बिजली की कटौती हुई तो महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान के लोग गर्मी की मार झेलने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। दावा है कि चीन की इस कंपनी को डॉलर में भुगतान किया जाना है, लेकिन पाकिस्तान के पास भुगतान के लिए डॉलर है ही नहीं। इतना ही नहीं, चीन की कंपनी का आरोप है कि उसने पाकिस्तान सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पुतिन के खरसोन दौरे के बाद यूक्रेन में खलबली मच गई। वहां इस बात पर जबरदस्त गुस्सा है। यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन वहां नरसंहार करने वाले हैं। पुतिन के खरसोन दौरे पर यूक्रेन की सेना के बड़े अधिकारियों का भी बयान आया। उन्होंने आशंका जताई कि पुतिन खरसोन में खून की नदियां बहाने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुतिन इस इलाके में लगातार लोगों को मार रहे हैं। रूस ने पिछले साल जापोरिजिया, खरसोन, लुहांस्क और डोनेस्क में जनमत संग्रह करवाया था, जिसके बाद पुतिन ने रूस की संसद से ऐलान किया था कि यूक्रेन के इन चारों इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है। लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने रूस के दावों को खारिज कर दिया। उसने इस मुद्दे पर रूस के साथ जंग भी जारी रखी, लेकिन पुतिन अचानक खरसोन पहुंच गए, जिसके बाद उनके लुहांस्क जाने की भी खबर आई, जिसने ज़ेलेंस्की के जले पर नमक छिड़क दिया। वो तिलमिला उठे, लेकिन पुतिन को खरसोन और लुहांस्क का दौरा करने से नहीं रोक पाए, क्योंकि यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों में पुतिन की सेना बैठ चुकी है। रूस वहां अपना कब्जा होने का दावा करता है। और यही वजह रही कि पुतिन बेधड़क होकर खरसोन पहुंच गए, जहां वो रूस की सेना के अधिकारियों से मिले, जिसकी तस्वीरें भी आईं, जिसे रूस ने जारी किया और बताया कि खरसोन में पुतिन ने रूस के 2 मिलिट्री बेस का दौरा किया, जिसके बाद वो लुहांस्क चले गए। लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन के खरसोन से निकलते ही रूस की सेना ने वहां भयंकर जंग छेड़ दी, जिसमें 1 आदमी की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए, जबकि रूस ने ऐसी किसी भी घटना का जिक्र नहीं किया और केवल पुतिन के खरसोन दौरे से जुड़ी खबरें दी, क्योंकि रूस दुनिया को यह बताना चाहता है कि जापोरिजिया, खरसोन, लुहांस्क और डोनेस्क उसका हिस्सा है और पुतिन जब चाहें वहां जा सकते हैं। और यूक्रेन उन्हें वहां जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि पिछले महीने की 19 तारीख को भी पुतिन इसी अंदाज में डोनेस्क के मारियोपोल शहर पहुंच गए थे और वहां की सड़कों पर गाड़ी से घूमते नजर आए थे, जिसके बाद यूक्रेन में हड़कंप मच गया था। और इस बार भी यूक्रेन की प्रतिक्रिया वैसी ही थी, क्योंकि पुतिन बार बार ये जता रहे हैं कि यूक्रेन के जापोरिजिया, खरसोन, लुहांस्क और डोनेस्क पर उनका कब्जा है। यानी कि पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन के 20% हिस्से पर उनका अधिकार है, क्योंकि जापोरिजिया, खरसोन, लुहांस्क और डोनेस्क ये 4 प्रांत यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल का 20% हिस्सा है, जिन पर रूस अपना हक जता रहा है, वो भी खुलेआम। या यूं कहें कि पुतिन कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को अब यूक्रेन के बाकी बचे हिस्सों को बचाने के लिए लड़ना है, क्योंकि जनमत संग्रह के बाद जापोरिजिया, खरसोन, लुहांस्क और डोनेस्क पर रूस का कब्जा हो चुका है और अगर यूक्रेन ने इन इलाकों पर अटैक किया तो उसे रूस पर हमला माना जाएगा। 2014 में रूस ने इसी तरह क्राइमिया पर कब्जा जमाया था, जिसका पश्चिमी देशों ने विरोध किया था, लेकिन रूस ने क्राइमिया पर अपना कब्जा नहीं छोड़ा और पुतिन एक बार फिर वही कह रहे हैं, क्योंकि जापोरिजिया, खरसोन, लुहांस्क और डोनेस्क पर रूस के कब्जे का मतलब यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाना है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इनकी भौगोलिक स्थिति, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क रूस से सीमा साझा करते हैं, जबकि यूरोप का न्यूक्लियर पावर हब कहे जाने वाले जापोरिजिया की क्राइमिया से दूरी केवल 200 किलोमीटर है। खरसोन भी ब्लैक सी के किनारे बसे बड़े बंदरगाहों में एक है। यहां पर शिप, टैंकर और कंटेनर बनते हैं और इस इलाके को रूस में शामिल करके पुतिन अपनी समुद्री ताकत बढ़ा सकते हैं। यानी यूक्रेन के जिन 4 इलाकों पर पुतिन ने पंजा मारा, उन्हें रूस का बनाने में पुतिन का फायदा ही फायदा है और यूक्रेन का नुकसान ही नुकसान। यही वजह रही कि पुतिन के मारियोपोल और खरसोन के ताबड़तोड़ दौरों से ज़ेलेंस्की तिलमिला उठे, क्योंकि उनके अधिकारियों ने दावा यह किया है कि पुतिन खरसोन में खून की नदियां बहाने वाले हैं और उनकी सेना इस इलाके में लगातार लोगों को मार रही है। हालांकि ज़ेलेंस्की चीखने चिल्लाने से ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाए। वो केवल और केवल हाथ पांव मार कर रह गए, क्योंकि पुतिन की सेना यूक्रेन के 20% हिस्से पर खूंटा गाड़ कर बैठ गई है और ज़ेलेंस्की उसे वहां से हिला तक नहीं पा रहे। हालांकि यूक्रेन की सेना ने कोशिश की। जनमत संग्रह के बाद खबर आई कि यूक्रेन की सेना ने अपने इलाकों के वापस लेने के लिए वहां हमला किया था, लेकिन पुतिन की आर्मी के आगे ज़ेलेंस्की की आर्मी पानी मांगने लगी, जिसके बाद पुतिन ने इन इलाकों का दौरा करके ऐसी कूटनीतिक चाल चली कि यूक्रेन समेत पश्चिमी देश देखते रह गए, क्योंकि पुतिन ने अपने दौरे के जरिए ये बताया कि जापोरिजिया, खरसोन, लुहांस्क और डोनेस्क रूस का हिस्सा बन चुके हैं और अब इन इलाकों पर कब्जे की कोई जंग नहीं हो रही और यूक्रेन अपने क्षेत्रफल के 80% हिस्से को बचाने के लिए लड़ रहा है। केवल शोर मचाकर पुतिन पर निशाना साधने वाले ज़ेलेंस्की भी हथियार डालते दिखे, क्योंकि वो डोनेस्क के एक छोटे से मिलिट्री बेस पर अपने सैनिकों से तो मिले, लेकिन पुतिन को अपनी जमीन पर कदम रखने से नहीं रोक पाए।
जिससे पुतिन के दावों को मजबूती मिलने लगी, क्योंकि पुतिन कह चुके हैं कि यूक्रेन के जनमत संग्रह वाले इलाकों में लोगों ने रूस को अपनाया और इस बात पर हामी भरी कि वो रूस का हिस्सा बनना चाहते हैं। और इसी बात को आधार बनाकर पुतिन जेलेंस्की की नाक के नीचे से उनके 4 प्रांतों को ले उड़ने का दावा कर रहे हैं, या यूं कहें कि पुतिन ने यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जेलेंस्की हाथ मलते रह गए। उनकी सरकार ने दावा किया कि पुतिन के दौरे के बाद खैरसोन, लुहांस्क और डोनेस्क में 3 लोगों की मौत हुई और 11 नागरिक घायल हुए, लेकिन अब तक इन इलाकों से जवाबी कार्रवाई की कोई खबर नहीं आई। यानी पुतिन का मास्टर स्ट्रोक काम कर रहा है और जेलेंस्की चाहकर भी अपने इलाकों को पुतिन के हाथ से नहीं ले पा रहे, या यूं कहें कि उनकी आंखों के सामने यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा रूस में शामिल हो रहा है और वो पुतिन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे। इस बीच जापान के ऊपर पुतिन के बॉम्बर मंडराने से अमेरिका तक की नींद उड़ गई। अब तक पुतिन यूक्रेन के अलावा यूरोपीय देशों को ही अंजाम भुगतने की धमकियां दे रहे थे, लेकिन जापान के ऊपर उनके बॉम्बर देखने का मतलब यह है कि पुतिन ने कोई बड़ा और बहुत खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है, जिसके लिए उनके बॉम्बर जापान के ऊपर उड़ान भरते नजर आए। और वो भी 1 या 2 नहीं, बल्कि ऐसे 8 लड़ाकू विमान वहां मंडराते दिखे, जिन्होंने काफी देर तक जापान के ऊपर लगने वाले समंदर में गश्त की और वापस लौट आए। लेकिन इसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि पुतिन अब जापान को भी अपने निशाने पर ले सकते हैं। हालांकि रूस ने दावा किया कि ये उसकी मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा था, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने ये सब अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए किया, क्योंकि यूक्रेन में जारी जंग में बाइडेन शुरुआत से ही जेलेंस्की के साथ खड़े हैं और पुतिन का मानना है कि इसी वजह से उन्हें ये जंग जीतने में वक्त लग रहा है। माना जा रहा है कि पुतिन अमेरिका और उसके सभी सहयोगी देशों को सीधा और कड़ा संदेश देने की कोशिश में है, इसलिए उन्होंने उन तमाम देशों को धमकाना शुरू कर दिया जिनसे अमेरिका के अच्छे संबंध हैं। और जापान उन्हीं देशों में एक है जिसकी मदद अमेरिका हर मोर्चे पर करता आया है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन इसी दोस्ती की सजा जापान को दे सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो रूस के निशाने पर सिर्फ यूरोप के देश नहीं बल्कि आधी से ज्यादा दुनिया होगी, क्योंकि वो उन तमाम देशों पर हमले से नहीं कतराएंगे जिन्होंने इस जंग में यूक्रेन की मदद की या फिर अमेरिका से अच्छे रिश्ते रखे, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि पुतिन तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। और दावा किया जा रहा है कि रूस ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसके लिए रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अपनी नई मिसाइलों का जायजा लिया और यह दावा किया कि रूस में तैयार होने वाली ये मिसाइलें दुनिया के किसी भी देश को चुटकी बजाते ही तबाह करने की ताकत रखेंगी, जिनके निशाने पर न सिर्फ उनका कट्टर दुश्मन अमेरिका होगा बल्कि कदम कदम पर उसका साथ देने वाले दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोप के देश भी उसके टारगेट पर होंगे। लेकिन इसका पहला और सबसे घातक वार ब्रिटेन को सहना होगा। रूस के रक्षा मंत्री पहले भी कई बार यह चेतावनी दे चुके हैं कि अगर जंग बढ़ी तो सबसे पहले इसकी कीमत ब्रिटेन को चुकानी होगी और रूस की मिसाइलें वहां ऐसा कहर बरपाएंगी कि ब्रिटेन में लाशों के ढेर लग जाएंगे। एक टीवी कार्यक्रम के दौरान तो रूस के रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने दावा किया था कि अगर परमाणु मिसाइल दागने की नौबत आई तो रूस का पहला टारगेट अमेरिका नहीं बल्कि ब्रिटेन होगा। यानी पुतिन पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के दोस्त देशों को हद में रहने की चेतावनी दे चुके हैं और यूक्रेन में 1 साल से ज्यादा वक्त से लगातार लड़ रहे हैं। यानी पुतिन अमेरिका को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ दुनिया के सारे देश एकजुट हो जाएं, तब भी वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि ये जंग अब तक यूरोप के देशों तक सीमित थी, लेकिन पुतिन ने जापान के ऊपर बॉम्बर उड़ाकर ये साफ कर दिया कि वो तीसरे विश्व युद्ध के लिए भी तैयार है। इधर गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या का जेएनयू के कुछ छात्रों ने विरोध किया। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अतीक अहमद हत्याकांड पर विरोध जताया। दिल्ली के जेएनयू में कुछ छात्रों ने अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के खिलाफ एक कार्यक्रम रखा, जिसमें उन्होंने विरोध जताते हुए यूपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उधर गैंगस्टर अतीक की कब्र पर तिरंगा झंडा डालने वाले कांग्रेस के निष्कासित नेता राजकुमार उर्फ रज्जू भैया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनका कब्र पर तिरंगा झंडा डालने का एक वीडियो भी सामने आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अतीक के समर्थन में बयान देने के आरोप में नेता राजकुमार उर्फ रज्जू भैया को कांग्रेस 6 साल के लिए निष्कासित कर चुकी है। इस बीच आखिरकार बाइडेन ने जेलेंस्की की मांग पूरी कर दी और यूक्रेन को जमीन से हवा में वार करने वाला पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दे दिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने ट्विटर पर बताया कि अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम की पहली खेप यूक्रेन पहुंच चुकी है। पिछले साल से ही जेलेंस्की की सुई पेट्रियट सिस्टम पर अटकी हुई थी, क्योंकि पेट्रियट वो मिसाइल सिस्टम है जिस पर अमेरिका आंख मूंद कर भरोसा करता है। पेट्रियट अमेरिकी सेना का मुख्य एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। पेट्रियट का एक वार हवा में उड़ते ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और हवाई जहाज को जमीन पर ला सकता है। दुश्मन की मिसाइल चाहे 80 किलोमीटर दूर भी क्यों न हो, पेट्रियट सिस्टम का रडार उस पर निशाना लॉक कर सकता है। जबकि इतनी दूर से हथियार को पहचानना तो दूर, जमीन से मिसाइल नजर भी नहीं आती। लेकिन पेट्रियट के लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि वो लंबी रेंज का सिस्टम है। माना जा रहा है कि अब यूक्रेन को पेट्रियट के रूप में ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल गया है जो रूस के ड्रोनों की बलि ले लेगा।
उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के हैकरों ने ब्रिटेन को डरा दिया। बताया गया कि रूस के हैकर ब्रिटेन को लगातार टारगेट कर रहे हैं ताकि वो ब्रिटेन के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर सकें। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के शातिर हैकर ब्रिटेन पर लगातार हमले बोल रहे हैं। दावा है कि इस साल उन्होंने अपने हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए। बताया गया कि रूसी हैकर ब्रिटेन की बैंकिंग सेवाओं को ठप करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिसकी वजह से वहां लोगों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो इसका सीधा असर पैसों के लेन देन पर पड़ सकता है। हालांकि यूक्रेन जंग के शुरू होने के बाद ब्रिटेन रूस के हैकरों को एक बड़े खतरे के तौर पर देखता आया है, इसलिए वो भी और ज्यादा अलर्ट हो गया ताकि रूसी हैकर अपने मंसूबों में कामयाब न हो पाए। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के किसानों को जंग की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा। 2021 तक दुनिया में अनाज का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले देशों में यूक्रेन का नाम शामिल था, लेकिन जंग के कारण यूक्रेन के किसान बर्बाद हो गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग की वजह से यूक्रेन के किसानों को 870 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 70,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। दावा है कि रूस ने यूक्रेन की उन सभी जगहों को निशाना बनाया है जिनसे यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा सके। रूस को पता था कि यूक्रेन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसीलिए रूस ने जानबूझकर यूक्रेन के ऐसे इलाकों पर हमले बोले जहां किसानों की आबादी ज्यादा थी, ताकि किसानों को कमजोर किया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ऐसा करने के पीछे रूस का मकसद यूक्रेन की खेती से होने वाली कमाई को खत्म करना था, इसलिए उसने किसानों के खेतों में भी ताबड़तोड़ हमले किए, जिसकी वजह से उसकी जमीनें बंजर हो गईं और रॉकेट और मिसाइलों के हमलों से खेतों में बड़े गड्ढे हो गए। यही नहीं, मिसाइलों और रॉकेटों का मलबा उन खेतों में फैल गया जिससे वो फसल उगाने के लायक ही नहीं बचे। यूक्रेन के कृषि मंत्रालय के मुताबिक हमलों की वजह से खेतों की उपजाऊ क्षमता पर इतना असर पड़ा कि उन्हें दोबारा तैयार करने में सालों लग जाएंगे। वहीं जंग के बाद कई महीनों तक काला सागर में समुद्री रूट भी ठप हो गया, जिससे हजारों टन गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। इधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, जिनमें 40 नेताओं के नाम शामिल किए गए और उनमें पहले नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। उनके अलावा लिस्ट में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कर्नाटक के स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी गई। वहीं कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द वहां पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में प्रधानमंत्री की 24 रैलियां होंगी, जहां वो उम्मीदवारों के लिए लोगों का समर्थन जुटाएंगे। प्रधानमंत्री के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक में ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे। वो वहां 20 से ज्यादा सभाओं में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 मई को एक साथ कर्नाटक के उडुपी में रैली करेंगे। उधर अतीक अहमद के फैलाए डर के साम्राज्य का एक और सबूत सामने आ गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को अतीक के बेटे असद के मोबाइल फोन से एक वीडियो मिला, जिसमें वो एक पिस्तौल को लोड करता नजर आया और सूत्रों का दावा है कि असद ने यह वीडियो प्रयागराज में मोहम्मद मुस्लिम नाम के बिल्डर को डराने के लिए उसके मोबाइल पर भेजा था। ये वीडियो दिखाकर असद मोहम्मद मुस्लिम को धमकाने और उससे वसूली करने की कोशिश कर रहा था। पैसे नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी देने की बात सामने आई। दावा है कि डरे हुए बिल्डर ने असद को करीब 80 लाख रुपए दिए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक साबरमती जेल से अतीक अहमद के इशारा मिलने के बाद ही उसके बेटे और गुर्गे बिल्डरों और कारोबारियों से उगाही करते थे और उन्हें डराने के लिए हथियारों के साथ साथ इस तरह के वीडियो बनाए जाते थे। हालांकि न्यूज़ 18 इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ये वीडियो अतीक के बेटे असद का ही है। इस बीच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल का एक वीडियो वायरल हो गया। अनमोल बिश्नोई गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद से ही फरार है, लेकिन दावा है कि पंजाबी गायक करण औजला की एक पार्टी में उसके दिखते ही सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। ये वीडियो लॉस एंजलिस का बताया गया, जिसके साथ ये दावा किया गया कि गायक करण औजला के ठीक बगल में खड़ा शख्स गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सगा भाई है, जिसकी तलाश पुलिस को तब से है जब से पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। हालांकि पहले उसके केन्या में छिपे होने की खबर पुलिस को मिली थी, लेकिन वो वहां से फरार हो गया था और अब उसके लॉस एंजलिस में होने की खबर सामने आई। हालांकि करण औजला ने लॉरेंस के भाई से जान पहचान होने के आरोप को नकार दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनके बगल में खड़ा शख्स गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में पार्किंग की एक 4 मंजिला इमारत ढह गई, जिसके मलबे में दबकर एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। इस हादसे में वहां खड़ी कई गाड़ियों के भी परखचे उड़ गए। वहीं सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने इमारत में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इस बीच जापान की एक एयरलाइन कंपनी ने $10,000 यानी करीब 8 लाख भारतीय रुपयों की टिकट को महज $300 यानी केवल 24,000 रुपयों में बेच दिया। अलग अलग देशों की करेंसी को बदलने वाले सॉफ्टवेयर में खराबी आने की वजह से ऐसा हुआ, जिसका फायदा उठाकर सैकड़ों लोगों ने जापान की ऑल निप्पॉन एयरवेज के बिजनेस क्लास की टिकट बुक करा दी।
जिसमें कई टिकट इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से जापान के टोक्यो, फिर वहां से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए बुक की गई। हालांकि बाद में एयरलाइन ने गलती को पकड़ लिया और जांच के आदेश दे दिए। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग के बीच अमेरिका ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के राष्ट्रपति पद से हटाने के बारे में सोच रहा है। यह दावा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की लीक हुई रिपोर्ट के आधार पर किया गया, जिसमें ज़ेलेंस्की के बारे में यह कहा गया कि उन्होंने पश्चिमी देशों से मिले पैसों का गबन किया। मतलब ये कि जो पैसे उन्हें रूस से लड़ने के लिए मिल रहे थे, उसका एक हिस्सा ज़ेलेंस्की ने गायब कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पेंटागन की लीक हुई रिपोर्ट में पैसों के गबन की जानकारी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की और उनके साथियों ने $40 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 3,200 करोड़ रुपए गायब कर दिए। खबर के मुताबिक ये बात सामने आने के बाद यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का विरोध बढ़ गया। यूक्रेन के लोगों को लगने लगा कि ज़ेलेंस्की ने जंग के बीच उनके साथ धोखा किया और इसी वजह से माना जा रहा है कि अमेरिका भी उन्हें हटाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका भी ज़ेलेंस्की से बुरी तरह परेशान हो चुका है। हालांकि उसने अब तक जंग में खुलकर ज़ेलेंस्की का साथ दिया। माना जा रहा है कि अमेरिका को उम्मीद थी कि ज़ेलेंस्की जल्द ही रूस को यूक्रेन से मार भगाने में कामयाब होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जंग 1-2 महीने नहीं बल्कि 1 साल से ज्यादा वक्त तक खिंच गई। रूस ने ज़ेलेंस्की के सहारे चले गए अमेरिका के हर दांव का तगड़ा जवाब दिया। रूस की सेना के सामने ज़ेलेंस्की की कोई भी रणनीति पूरी तरह सफल नहीं दिखी। माना जा रहा है कि इस वजह से भी अमेरिका में ज़ेलेंस्की को लेकर नाराजगी बढ़ गई, क्योंकि यूक्रेन में भी ज़ेलेंस्की विरोधियों के सुर तेज होने लगे। वहां ज़ेलेंस्की पर यह आरोप भी लगे कि उन्होंने जंग के बहाने अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगा दिया, जिससे उनकी लोकप्रियता तेजी से घटी और इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाया भी जा सकता है। इस बीच बेलारूस के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के पास मौजूद मिसाइलें खत्म हो गई हैं। हालत यह है कि कीव में तैनात उसका डिफेंस सिस्टम भी ठप पड़ गया, जिसका मतलब यह कि कीव के आसमान पर ज़ेलेंस्की ने जो पहरा लगाया था वो अब हट चुका है। बेलारूस का दावा है कि ज़ेलेंस्की ने कीव की सुरक्षा में जिस एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया था, अब वो किसी काम का नहीं बचा, क्योंकि उसमें जिन मिसाइलों की जरूरत होती है वो यूक्रेन के पास नहीं बचेंगे। यानी अब पुतिन के फाइटर जेट जब चाहें कीव को दहला देंगे और इस बार उन्हें ज़ेलेंस्की का कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाएगा। यही वजह है कि मिसाइलों की कमी झेल रहे यूक्रेन ने एक बार फिर अपने दोस्तों से मदद की गुहार लगा दी। जानकारी के मुताबिक इसके लिए ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और ब्रिटेन से बातचीत की, ताकि उसे कम से कम इतनी मिसाइलें तो मिल जाएं जिनसे पुतिन के विमानों को रोका जा सके। बेलारूस का दावा है कि ज़ेलेंस्की ने अपने सहयोगी देशों से मिसाइल मुहैया कराने की गुहार लगाई है, ताकि पुतिन को कामयाब होने से रोका जा सके, क्योंकि एक बार अगर पुतिन की सेना कीव में घुस गई तो उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा और वो पूरे यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि साल भर से जारी जंग में कीव ही एक ऐसा किला है जिसे पुतिन की सेना अब तक नहीं भेद पाई थी, जिसकी एक अहम वजह वहाँ तैनात डिफेंस सिस्टम थे। और अब जब यूक्रेन के पास मिसाइलों की कमी हो गई है तो पुतिन इस मौके को जाने नहीं देंगे। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की जल्द से जल्द मिसाइलों की खेप की मदद मांग रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से पुतिन की सेना को आगे बढ़ने से रोका जा सके। उधर नॉर्वे की सरकार पर वहां के लोगों ने एक अजीबोगरीब समस्या की वजह से मुकदमा दायर कर दिया। वहां के लोगों की शिकायत है कि नॉर्वे ने जो F-35 फाइटर जेट खरीदे हैं वो उन्हें बहरा कर रहे हैं, क्योंकि जब वो उड़ान भरते हैं तो उनसे होने वाला शोर लोगों से सहा नहीं जा रहा। नॉर्वे ने इन विमानों को ऑरलैंड एयरबेस पर तैनात किया है, जिनसे मचने वाले शोर की वजह से आसपास के 200 से ज्यादा लोग सरकार के खिलाफ कोर्ट तक पहुंच गए। इसके अलावा उनका आरोप है कि विमानों की शोर ने उनकी प्रॉपर्टी के रेट गिरा दिए, क्योंकि कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज की वजह से कोई उन घरों को खरीदना ही नहीं चाहता। मतलब वो लोग अगर चाहें भी तो घर बेचकर वहां से दूर नहीं जा सकते। इसीलिए ऑरलैंड एयरबेस के पास रहने वाले 200 से ज्यादा लोगों ने सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। इधर जम्मू कश्मीर में हुई बेहिसाब बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। 3 दिन से हो रही बरसात से वहां के नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया और उनका बहाव भी तेज हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को नदी और नालों से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान की भी चेतावनी जारी की गई। उधर अफ्रीकी देश सूडान में सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप RSF ने अमेरिका की भी बात नहीं मानी और कुछ ही घंटों में उसका कराया सीज फायर तोड़ दिया। इस वजह से सूडान में 5वें दिन भी हिंसा जारी रही और मरने वाले लोगों का आंकड़ा 296 तक पहुंच गया, क्योंकि सूडान में न तो हवाई हमले रुके और न ही तोपों के गोले बरसने बंद हुए। दिन बदल गए लेकिन सूडान की राजधानी खर्तूम की बर्बादी की तस्वीरें नहीं बदली। वहां पहले दिन की ही तरह जगह जगह धुआं और फायरिंग की आवाज होती सुनाई दी। न तो सूडान की सेना अपनी गलती मानने को तैयार है और न ही RSF। दोनों एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सूडान पर राज करने की भूख ऐसी है कि दोनों में कोई भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। उधर चीन की राजधानी बीजिंग के एक अस्पताल में एक दिन पहले हुए हादसे का नया वीडियो सामने आ गया। उस अस्पताल की बिल्डिंग में अचानक आग भड़क गई थी, जिसकी चपेट में आकर अस्पताल में मौजूद 29 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
वहां से आए एक नए वीडियो में कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल की खिड़कियों से कूदते नजर आए। वहीं कुछ लोगों ने तो चादरों की मदद ली और खिड़कियों से लटक कर बाहर की तरफ कूद गए। बताया गया कि जिस वक्त अस्पताल में आग भड़की वहां 70 से ज्यादा मरीज थे, जिन्हें अस्पताल के स्टाफ ने किसी तरह सुरक्षित हिस्से तक पहुंचाया। इसके अलावा 15 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो खिड़कियों के रास्ते बाहर निकले, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन 29 लोग ऐसे भी थे जिन्हें अस्पताल से निकलने का मौका नहीं मिला और इस आग ने उनकी जान ले ली। हालांकि ये अब तक पता नहीं चल पाया कि अस्पताल में आग लगी कैसे। लेकिन इस आग में बिल्डिंग का एक हिस्सा जलकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि बीजिंग के उस अस्पताल में हादसे से निपटने की कोई तैयारी नहीं थी। 就灭火的话，那个因为没有具体的通报嘛，因为可能也只是说他们自己的话可能有描述了一下。बीजिंग प्रशासन ने दावा किया कि यह पिछले 2 दशक में हुआ सबसे बड़ा हादसा था, जिसमें 27 मरीजों के साथ ही एक डॉक्टर और एक नर्स की भी जान चली गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन की अर्थव्यवस्था भयानक आर्थिक संकट से गुजर रही है और आने वाले दिनों में उसका हाल पाकिस्तान जैसा होने वाला है। असल में दूसरे देशों में पैठ बनाने के लिए कर्ज देकर उन्हें फंसाने की नीति चीन पर ही भारी पड़ रही है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका समेत कई देशों को कर्ज दे रखा है जो इस वक्त उसका पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन की अर्थव्यवस्था कभी भी पटरी से उतर सकती है। मतलब दुनिया में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती का जो डंका पीट रखा है वो हवा हवाई है। कहा जा रहा है कि सुपर पावर अमेरिका को चुनौती देने के चक्कर में चीन बुरी तरह फंस गया है। वो ऐसे ऐसे कदम उठा रहा है जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन के कई राज्यों पर जीडीपी का 44% तक कर्ज हो गया है, जिसकी वजह से लोगों की नौकरियां छिन रही हैं और बेरोजगारी तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके बाद भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने ड्रीम प्रोजेक्ट BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो इस प्रोजेक्ट के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वो दूसरे देशों को भारी भरकम कर्ज देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि खुद चीन की हालत खस्ता है। रियल एस्टेट में भी चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां के रियल एस्टेट कारोबार की चीन के जीडीपी में 1/4 से ज्यादा की हिस्सेदारी है। लेकिन ज्यादातर कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं, जिससे वो पैसा लगाने से कतरा रही हैं। यही नहीं, कर्ज के संकट से बचने के लिए चीन के कई राज्यों ने कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र तक बढ़ा दी है, ताकि उन्हें एक मुश्त पैसा न देना पड़े। मतलब चीन इस वक्त भयानक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और अगर जल्द ही शी जिनपिंग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो चीन का हाल पाकिस्तान की तरह हो जाएगा। इधर उत्तराखंड के बागेश्वर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार आते दिखाई दिए और करीब आते ही दोनों की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों सड़क पर गिर गए। हादसे में घायल हुए दोनों मोटरसाइकिल सवारों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। उधर बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में मुआवजे के लिए रखी गई शर्त को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घिर गए, क्योंकि सबसे अहम शर्त के मुताबिक मुआवजा पाने के लिए पीड़ित परिवार को यह बताना होगा कि मृतक ने शराब कहां से खरीदी थी। और इस शर्त को लेकर विपक्ष के नेताओं ने बिहार सरकार पर सवाल उठा दिए। उनके मुताबिक जब शराब पीने वाला ही मर चुका हो तो उसके परिजन ये कैसे बता पाएंगे कि उसने शराब कहां से खरीदी। बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपयों के मुआवजे का ऐलान किया गया है। ब्रेकिंग न्यूज है अतीक मर्डर पर। यूपी पुलिस ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। यूपी के कौशाम्बी में गंगा नदी के पास के इलाकों में पुलिस की कई टीमें तलाशी अभियान चलाने पहुंची। पुलिस को खबर मिली थी कि इसी इलाके में शाइस्ता छुपी हुई थी। तलाशी अभियान के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया। देर शाम यह छापेमारी शुरू हुई, जिसमें पुलिस की कई टीमों को लगाया गया। सपना हमारे साथ जुड़ रही है। सपना, क्या पता चल रहा है इस पर? किशोर, दरअसल ये पलहाना गांव है जो कि कछार का इलाका है और ऐसे में बताया यह जा रहा है कि कौशाम्बी के तमाम वो इलाके हैं जहां पर गद्दी समाज के लोग ज्यादा रहते हैं और वो सनात जहां से अतीक अहमद भी आया करता था। लिहाजा इन्हीं इलाकों में शाइस्ता छुपी हुई है, यहीं के लोग उसे शरण दे रहे हैं और इसीलिए पुलिस ज्यादातर वो इलाके जो कौशाम्बी के ये जो गाँव है जहाँ पर गद्दी समाज के लोग रह रहे हैं यहीं पर छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी में सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बार ड्रोन का भी इस्तेमाल किशोर किया गया, क्योंकि घरों में जाने में कई बार ऐसा मुश्किलें आती है, लिहाजा ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया और इन जंगलों में इसी तरीके से छापेमारी की जा रही है। और कुछ और इलाके भी हैं, कल कछार के और कौशाम्बी के ये सटे हुए गांव, जहां पर कल भी इसी तरीके से छापेमारी पुलिस द्वारा की जाएगी और खास तौर पर यही गांव जहां शरण आयशा नूरी और शाइस्ता दोनों ले सकते हैं। किशोर, शुक्रिया सपना आपका। इस बीच अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन जासूसी करने वाले खतरनाक ड्रोन बना रहा है। यह दावा हाल ही में लीक हुए अमेरिकी खुफिया दस्तावेजों के हवाले से किया गया।
जिसके मुताबिक चीन की सेना बहुत जल्द ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले जासूसी ड्रोन तैयार कर लेगी, जो आवाज की स्पीड से भी 3 गुना तेज रफ्तार से उड़ सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि इस ड्रोन की तैनाती के बाद चीन की निगरानी क्षमता में कई गुना इजाफा हो जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा विभाग के खुफिया दस्तावेज का हवाला दिया, जिसमें 9 अगस्त 2022 की एक सैटेलाइट इमेज का जिक्र है। इस तस्वीर में रॉकेट की मदद से चलने वाले 2 ड्रोन नजर आए थे। ये सैटेलाइट इमेज शंघाई से करीब 560 किलोमीटर दूर पूर्वी चीन में एक एयरबेस की बताई गई, जो उसके पूर्वी थिएटर कमांड के तहत आता है। और यही वो कमांड है जो ताइवान पर चीन के दावों को धरातल पर उतारने के लिए लगातार मिलिट्री एक्शन करता है। मतलब यह कि शी जिनपिंग ताइवान और साउथ चाइना सी के इलाकों में निगरानी बढ़ाने के लिए खासतौर से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले जासूसी ड्रोन तैयार करा रहे हैं, क्योंकि इन इलाकों में अमेरिका काफी एक्टिव रहता है और अपने युद्धपोत तक तैनात करके रखता है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि इन ड्रोन के जरिए चीन अपने दुश्मन देशों की सैन्य तैनाती के बारे में रियल टाइम डेटा और सूचना आसानी से हासिल कर सकता है। इतना ही नहीं, दावे के मुताबिक चीन इनके जरिए भविष्य में टकराव होने पर हमला भी बोल सकता है। हालांकि इस मामले पर अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से कोई टिप्पणी अब तक नहीं आई। वहीं चीन भी सुपरसोनिक स्पाई ड्रोन तैयार करने की खबरों पर चुप है। वहीं ताइवान के मुद्दे पर चीन ने मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला को चेतावनी दे दी। चीन के विदेश मंत्रालय ने इसे ताइवान की मदद नहीं करने और इस मुद्दे से दूर रहने को कहा, क्योंकि ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति 2 दिन के दौरे पर ताइवान जाने वाले हैं। उससे पहले ही उन्होंने ताइवान को एक स्वतंत्र देश बताया और चीन पर ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया, जिससे चीन तमतमा गया। वहां के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति को ताइवान का दौरा रद्द कर देने तक की बात कह दी। असल में शनिवार को ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति का ताइवान दौरा शुरू होगा, जो चीन को चुभ रहा है, क्योंकि वो ताइवान को पूरी दुनिया से काट कर रख देना चाहता है। हाल ही में चीन के दबाव में मध्य अमेरिकी देश होंडुरस ने ताइवान के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए और अब चीन चाहता है कि ग्वाटेमाला भी ऐसा ही करे। उधर ब्रिटेन के जैकल नाम के ड्रोन ने दुनिया में सनसनी मचा दी। दावा किया गया कि यह ड्रोन इतना खतरनाक है कि इससे मिसाइल भी दागी जा सकती है, यानी जंग के मैदान में यह दुश्मन के लिए काल साबित हो सकता है। छोटे हेलीकॉप्टर की तरह दिखने वाले इस जैकल ड्रोन की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें वो छोटे आकार की मिसाइल दागता दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वो मिसाइल किसी हेलीकॉप्टर से ही दागी गई हो। ब्रिटेन की एयरफोर्स ने इस ड्रोन को लगभग तैयार कर दिया है। इसकी खास बात यह है कि ये तेजी से टारगेट के पास पहुंचकर उस पर मिसाइल दाग सकता है। रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया ने देखा कि कैसे जंग में ड्रोन तबाही मचा सकते हैं, और यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में खतरनाक ड्रोन बनाने की होड़ लगी है। इसी कड़ी में ब्रिटेन की वायुसेना भी इस घातक ड्रोन को तैयार कर रही है, ताकि दुनिया को वो अपने खतरनाक ड्रोन की ताकत दिखा सके। असल में जंग के मैदान में ड्रोन का पता लगा पाना आसान नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रोन कम या बिना आवाज किए उड़ान भरने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं, ड्रोन के कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता की वजह से रडार भी इसे आसानी से नहीं पकड़ पाता। इसीलिए ब्रिटेन की वायुसेना इस ड्रोन को आधुनिक तकनीक से लैस कर तैयार कर रही है, ताकि जंग के मैदान में ये दुश्मन का नामो निशान मिटा दे। इधर नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। तबीयत बिगड़ने पर नेपाल से उनको एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया और एम्स में उनका इलाज शुरू किया गया। इससे पहले फेफड़ों में इन्फेक्शन और सांस लेने में दिक्कत की वजह से उन्हें नेपाल के महाराजगंज के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन जब उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में रेफर कर दिया गया। उधर चीन के अनहुई प्रांत से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक शो में कलाबाजी के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। सामने आए वीडियो में एक महिला अपने पति के साथ उस शो में हवा में तार पर कलाबाजी करती दिखाई दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब वो ऊंचाई पर पहुंची तभी उसका हाथ उसके पति की गर्दन से छूट गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद गांव ले जाया गया, जहां 2 दिनों तक इशरत नाम की डॉक्टर ने उसका इलाज किया था। मतलब 17 अप्रैल तक जैनब रूबी प्रयागराज के एक छोटे से गांव में ही मौजूद थी, लेकिन पुलिस को भनक लगने से पहले ही अतीक के मददगारों ने जैनब रूबी को वहां से निकाल लिया। हालांकि बाद में उसकी तलाश में पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जहर खाने की वजह से जैनब रूबी की हालत बेहद खराब थी। इसी वजह से वो अतीक और पति अशरफ के जनाजे में शामिल नहीं हुई थी, जबकि अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि जैनब वहां जरूर पहुंचेगी। हालांकि अशरफ की दोनों बेटियां और दूसरे रिश्तेदार जनाजे में शामिल होने के लिए प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचे थे। मतलब अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तरह जैनब रूबी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अतीक हत्याकांड से जुड़ी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को गुड्डू मुस्लिम ही बचा रहा है। पुलिस से बचाने के लिए वो साये की तरह उसके साथ चल रहा है।
एक आशंका यह जताई जा रही है कि शाइस्ता सरेंडर करना चाहती है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम के दबाव में वो ऐसा नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर शाइस्ता ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया तो गुड्डू मुस्लिम का बचना नामुमकिन हो जाएगा। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता परवीन को सरेंडर करने नहीं दे रहा। इससे पहले यह आशंका जताई गई थी कि गुड्डू मुस्लिम अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे हो सकता है और उसी ने शूटर सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य को अतीक की सुपारी दी होगी, जिसके लिए तीनों को 10-10 लाख रुपए एडवांस देने के साथ गुड्डू मुस्लिम ने अपने नेटवर्क के जरिए उन्हें हथियार भी मुहैया करवाए, ऐसा कहा जा रहा था। और अब एक आशंका यह जताई जा रही है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन शूटर गुड्डू मुस्लिम के साथ है और वही शाइस्ता को सरेंडर करने से रोक रहा है, क्योंकि उसे यह बात अच्छी तरह पता है कि अगर शाइस्ता पुलिस के हाथ लगी तो उसके जरिए पुलिस देर सवेर उस तक पहुंची जाएगी। ऐसे में शातिर गुड्डू मुस्लिम कभी नहीं चाहेगा कि शाइस्ता इन हालात में सरेंडर कर दे और इसीलिए यह आशंका जताई जा रही है कि गुड्डू मुस्लिम ही शाइस्ता परवीन को पुलिस से बचाने में जुटा है, जबकि यूपी एसटीएफ की टीम शाइस्ता परवीन के साथ साथ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान की तलाश में जुटी है। और यूपी के साथ कई राज्यों में इनकी जोर शोर से तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ ये चारों नहीं लग सके। उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम है और वो करीब 40 दिन से फरार है। और अतीक अहमद के करीबियों की मदद से वो यूपी एसटीएफ की टीम को लगातार चकमा दे रही है। पुलिस से बचने के लिए शाइस्ता अपने बेटे असद, पति अतीक और देवर अशरफ के जनाजे में भी शामिल नहीं हुई। पुलिस सूत्रों का दावा है कि शाइस्ता परवीन को यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद जितने भी लोग यूपी पुलिस के हत्थे चढ़े वो मारे गए। 24 फरवरी को उमेश पाल की प्रयागराज में 7 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अगले दिन 25 फरवरी को उमेश पाल की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें 7 शूटरों में अतीक के बेटे असद के साथ गुड्डू मुस्लिम, अरबाज, विजय चौधरी, गुलाम, अरमान और साबिर शामिल हैं। और इनके अलावा एफआईआर में अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और भाई अशरफ समेत कई दूसरे लोगों को साजिशकर्ता बताया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद यूपी पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े लोगों के खिलाफ एक्शन शुरू किया और फिर 27 फरवरी को पहला एनकाउंटर हुआ, जिसमें पुलिस ने शूटर अरबाज को मार गिराया। इसके बाद 6 मार्च को उमेश पाल को पहली गोली मारने वाले शूटर विजय चौधरी को पुलिस ने ढेर कर दिया। बाद में 13 अप्रैल को झांसी में यूपी एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में असद और गुलाम मारे गए। 2 दिन बाद 15 अप्रैल को प्रयागराज में अतीक और अशरफ को भी गोलियों से छलनी कर दिया गया। मतलब उमेश पाल हत्याकांड में शामिल जो लोग भी अब तक पुलिस की गिरफ्त में आए वो मारे गए। और सूत्रों का दावा है कि इसी वजह से शाइस्ता पुलिस पर भरोसा नहीं कर पा रही, क्योंकि पति अतीक और देवर अशरफ की हत्या के बाद वो परिवार की सबसे बड़ी सदस्य है। उस पर 4 बेटों को संभालने की जिम्मेदारी भी है। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि शाइस्ता कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो सामने आई तो पुलिस के साथ साथ अतीक के दुश्मनों के निशाने पर भी आ जाएगी। पुलिस सूत्र ये भी बताते हैं कि इसी वजह से शाइस्ता बेटे असद और पति अतीक के जनाजे में भी नहीं पहुंची। यूपी पुलिस के मुताबिक अतीक के कई बिल्डरों और बड़े कारोबारियों से रिश्ते थे और दावा है कि इन लोगों ने अतीक के काले पैसे को अपनी कंपनियों में लगाया है। आशंका ये जताई जा रही है कि ऐसे ही कुछ सफेद पोश लोगों ने राज खुलने के डर से अतीक की हत्या करवाई। ऐसे में शाइस्ता को भी डर है कि अगर इस वक्त उसने सरेंडर किया तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसी वजह से वो पुलिस से बच रही है और सरेंडर करने के लिए सही समय के इंतजार में है। इधर अतीक और अशरफ के मर्डर मामले में कुछ और पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई। प्रयागराज में मेडिकल जांच के लिए ले जाते वक्त दोनों की हत्या कर दी गई थी। और इसी मामले में प्रयागराज में शाहगंज पुलिस स्टेशन के 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। इनमें शाहगंज थाने के इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार सिंह, 2 दारोगा और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया। शाहगंज थाने के पास ही अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया गया था। इसी मामले में एसीपी नरसिंह नारायण सिंह का एक दिन पहले प्रयागराज से तबादला कर दिया गया था। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईद से पहले इजरायल ने ईरान की घेरेबंदी शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि इजरायल ईरान के कथित खुफिया परमाणु ठिकानों पर हमला करने वाला है। बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इजरायल के विदेश मंत्री ईरान के पड़ोसी अजरबैजान के यहां पहुंच भी गए हैं। ईरान और अजरबैजान एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। दोनों में तनाव बहुत ज्यादा है। इसी बात का फायदा उठाकर इजरायल अजरबैजान से करीबी बढ़ाने में लगा है। लेकिन इजरायल के विदेश मंत्री का दौरा यहीं खत्म नहीं होने वाला। खबर है कि अगले कुछ घंटों में वो ईरान के दूसरे पड़ोसी तुर्कमेनिस्तान रवाना होने वाले हैं। मतलब ईरान और इजरायल की स्ट्रैटेजी एक जैसी ही लग रही है। जैसे ईरान सभी मुस्लिम देशों को इजरायल के खिलाफ एकजुट करने में लगा है, बिल्कुल वैसे ही इजरायल भी ईरान के पड़ोसियों को अपने पाले में लाने में जुटा है। ये देश भले ही छोटे हैं, लेकिन ईरान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का डर है कि ईद पर ईरान और इजरायल में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। और ईरान में अगले 2 से 3 दिन में ही ईद है। यानी अब तक एक दूसरे पर हमले की धमकी देते आ रहे जानी दुश्मन ईरान और इजरायल अगले 2 से 3 दिन में जंग के मैदान में एकदम आमने सामने आ सकते हैं।
अंदेशा है कि इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोलने की फिराक में है, लेकिन इजरायल जो अब करेगा उसका ऐलान वो 2 महीने पहले ही कर चुका है। फरवरी में ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सीना ठोक कर कह चुके हैं कि ईरान की अक्ल तभी ठिकाने आएगी जब उस पर हमला होगा, और हमला करने में जितनी देर होगी हमला करना। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन जंग से जुड़ी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें उनके गले पर एक रहस्यमय निशान दिखाई दे रहा है, जिसके बाद पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि पुतिन को सांस लेने में परेशानी थी। मतलब पुतिन सांस की बीमारी से जूझ रहे हैं और इसीलिए उन्हें फेफड़ों में आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देने की जरूरत पड़ी। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि पुतिन बेहद कमजोर हो चुके हैं, उन्हें चलने में भी तकलीफ हो रही है, और इसी वजह से पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन सांस से जुड़ी किसी गंभीर बीमारी से घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से उनके गले पर एक रहस्यमय निशान भी दिखने लगा है, जो अंग्रेजी के Z अक्षर जैसा दिखता है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन की हालत ठीक नहीं है, उनकी कोई बड़ी सर्जरी हुई है, जिसकी वजह से उनके गले पर यह निशान दिख रहा है। इस दौरान पुतिन का एक ताजा वीडियो भी सामने आया जिसमें वो मॉस्को की एक चर्च में दिखे। इसी वीडियो के आधार पर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन बेहद कमजोर हो चुके हैं, यहाँ तक कि उन्हें चलने में भी परेशानी हो रही है, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि 71 साल के हो चुके पुतिन किसी बड़ी बीमारी के शिकार हो चुके हैं। दावा तो ये भी है कि शायद उस वक्त उन्हें फेफड़ों में आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की भी जरूरत पड़ी, और उनके गले पर ये Z का आकार का ये निशान उसी सर्जरी की वजह से बन गया। यूक्रेन के एक पत्रकार ने तो यहां तक दावा कर दिया कि पुतिन के गले पर बने निशान के बारे में वो जानता है, और उसने बताया कि Z अक्षर जैसा ये निशान पुतिन के यूक्रेन पर हमले का प्रतीक है, क्योंकि युद्ध के दौरान यूक्रेन में कहर बरपा रही रूसी सेना के वाहनों पर बने Z जैसे निशान की चर्चा पूरी दुनिया में हो चुकी है। बताया गया कि इस तरह का निशान रशियन नेशनल गार्ड इस्तेमाल करते हैं, जो वहां की सेना के जवानों से अलग होते हैं। उनके हर एक्शन की जानकारी सीधे राष्ट्रपति पुतिन को होती है। युद्ध के दौरान Z जैसा निशान रूस में काफी लोकप्रिय भी हो गया। इस बीच एक बार फिर पुतिन के गले पर बने Z आकार के निशान की वजह से उनकी बीमारी की चर्चा होने लगी, और उसकी वजह से पश्चिमी मीडिया को बैठे बिठाए नया मसाला मिल गया। पुतिन की खराब सेहत का दावा पहले भी दुनिया भर में सुर्खियां बटोर चुका है। पुतिन ने पिछले साल जब से यूक्रेन पर हमला किया है, पश्चिमी मीडिया ने उनकी बीमारियों की लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवा दी और उनके शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक बड़ी बड़ी दिक्कतें बता दी। पश्चिमी मीडिया ने थोड़ी दिन पहले ही दावा किया था कि पुतिन की आंखों को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा और उनकी जीभ भी सुन्न पड़ गई है। उसी वक्त यह भी कहा गया कि पुतिन के दाएं हाथ और टांग में हरकत होनी भी बंद हो गई। हाल ही में लीक हुए अमेरिकी खुफिया दस्तावेजों में भी दावा किया गया था कि पुतिन कई तरह की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। उनको कैंसर से लेकर दिमाग की बीमारी पार्किंसंस तक होने का दावा हो चुका है। हालांकि क्रेमलिन ने हर बार ऐसे दावों को खारिज किया और पुतिन के बिल्कुल फिट होने की बात कही। उधर चीन के अनहुई प्रांत से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक शो में स्टंट के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। सामने आए वीडियो में एक महिला अपने पति के साथ उस शो में हवा में तार पर कलाबाजी करती दिखाई दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब वो ऊंचाई पर पहुंची तभी उसका हाथ उसके पति की गर्दन से छूट गया। हाथ छूटने के बाद वो सीधे जमीन पर जा गिरी, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। यह हादसा चीन के अनहुई प्रांत में हुआ। इधर भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में आरोपी भोजपुरी गायक समर सिंह की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि आकांक्षा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो समर सिंह पर गंभीर आरोप लगाती नजर आई, और करीब 38 सेकंड के इस वीडियो में वो अपने साथ होने वाली किसी भी अनहोनी के लिए उन्हें जिम्मेदार बताती दिखी। मेरा अगर कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार समर सिंह है। बताया गया कि आकांक्षा दुबे ने मौत से कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया था, जिसमें वो बुरी तरह रोती दिखी और लगातार भोजपुरी गायक समर सिंह पर आरोप लगाती दिखी। आकांक्षा की मां ने वाराणसी पुलिस को ये वीडियो दिया, जिसके बाद पुलिस ने इस वीडियो की जांच शुरू कर दी। 26 मार्च को वाराणसी के एक होटल में आकांक्षा दुबे का शव मिला था, जिसके बाद उनकी मां ने भोजपुरी गायक समर सिंह और उनके साथी संजय सिंह पर आकांक्षा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। पुलिस ने घटना के बाद से फरार चल रहे समर सिंह को 6 अप्रैल को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया था। उनसे आकांक्षा की मौत के मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है। दूसरे आरोपी संजय सिंह से भी पूछताछ हो रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों के कॉमन फ्रेंड की लिस्ट तैयार की गई है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर सकती है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर GN साईं बाबा के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया, जिसमें उन्हें नक्सलियों के साथ संबंध होने के आरोप में बरी कर दिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। उन्होंने इस मामले को फिर से सुनवाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट भेज दिया। हालांकि कोर्ट ने सुझाव दिया कि प्रोफेसर GN साईं बाबा के नक्सलियों से संबंधों के मामले को इस बार दूसरे जज सुने।
उधर संजय राउत ने अजीत पवार के मुद्दे पर बयान दिया। संजय राउत के सामना में लिखे लेख के बाद अटकलें लगी कि अजीत पवार एनसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अजीत पवार ने इन अटकलों को खारिज कर दिया था। इशारों में उन्होंने यह दावा करने वालों पर निशाना भी साधा, जिसके बाद संजय राउत ने दावा किया कि उन्होंने जो लिखा वो सच था, कि मैं सच बोलता रहूंगा और सच कहता रहूंगा। अजीत पवार के एनसीपी छोड़ने की अटकलें लगना तब शुरू हुई जब शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई थी। इधर उत्तर प्रदेश के हाथरस में वर्ल्ड हेरिटेज डे पर एक स्कूल में हुए कार्यक्रम पर बवाल हो गया, क्योंकि उस स्कूल में पढ़ने वाले कई छात्रों के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि बच्चों से नमाज पढ़वाई गई, जिसके विरोध में स्कूल के गेट पर प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश के हाथरस के स्कूल में पढ़ने वाले कई छात्रों के परिवार वाले इस प्रदर्शन का हिस्सा बने, जिन्होंने गेट के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इन लोगों ने स्कूल प्रशासन पर वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर छात्रों से नमाज पढ़वाने का आरोप लगाया। कुछ बच्चों ने भी यही कहा किया था नमाज पढ़ने के लिए, और है ना वो ऐसे करके वो अल्लाह अल्लाह कहवा रहे थे। विवाद बढ़ा तो स्कूल प्रशासन ने आनन फानन में कार्रवाई की और स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। उधर दुनिया की बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियों में एक वॉल्ट डिज्नी ने फिर से छटनी की तैयारी कर ली, जिसका दावा न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में किया गया, जिसमें बताया गया कि वॉल्ट डिज्नी फिर से हजारों कर्मचारियों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी में, जिसकी शुरुआत अगले हफ्ते से होगी। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस छटनी की मार उसके सभी थीम पार्क, कॉर्पोरेट पदों और टीवी चैनल पर पड़ेगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को चुनिंदा शहरी लोगों तक सीमित मानने से इनकार कर दिया। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से दलील दी गई कि समलैंगिक विवाह सिर्फ चुनिंदा शहरी लोगों की सोच है, जिस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सहमत नहीं हुए। उन्होंने साफ किया कि सरकार के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जिससे यह साबित किया जा सके कि समलैंगिक विवाह सिर्फ चुनिंदा शहरी लोगों तक सीमित है। उधर राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के बीच टकराव हो गया, क्योंकि जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अवैध निर्माण का आरोप लगा, जिसकी शिकायत अशोक चांदना को मिली और वो खुद जांच करने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पहुंच गए और स्टेडियम में अनुमति से अधिक स्टैंड बनाने के आरोप की जांच की और अवैध निर्माण के आरोप को सही बताते हुए स्टेडियम के अधिकारियों पर भड़क गए। तो तोड़ने के आदेश दीजिए, बिना विभाग की परमिशन से कैसे बना लिया उन्होंने। इस दौरान अशोक चांदना गुस्से में दिखे। पहले वो स्टेडियम के गेट पर खड़े बांसुरों पर भड़के और फिर वहां बज रहे म्यूजिक को बंद करने का इशारा कर दिया, जिसके बाद वो स्टेडियम के अंदर गए। अवैध निर्माण की शिकायत की जांच के बाद उन्होंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को नोटिस भी जारी कर दिया, जिसके बाद अशोक चांदना और वैभव गहलोत आमने सामने आ गए, क्योंकि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और अशोक चांदना ने अवैध निर्माण के मामले में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को ही नोटिस जारी किया, यानी वैभव गहलोत से जवाब मांगा। ये क्लियर लाइन है कि किसी भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए स्टेट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन वैभव गहलोत ने अवैध निर्माण के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया कि किसी तरह का कोई ना तो कोई अवैध निर्माण है ना कोई परमानेंट निर्माण यहाँ पे हुआ है। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना ने कुछ महीने पहले ही ट्वीट करके इस्तीफे की पेशकश की थी और ये तक कह दिया था कि वो जिल्लत झेलने की वजह से पद छोड़ना चाहते हैं, जबकि एक दिन पहले ही पायलट कैंप के एक मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने गहलोत पर निशाना साधा था। यानी चुनाव से पहले गहलोत पर किसी न किसी तरह से हमला जारी है, वो भी उनके अपने मंत्रियों की तरफ से। इधर बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें पार्टी के 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। लेकिन स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू और दिग्विजय सिंह के नाम नहीं है। कांग्रेस की ओर से कर्नाटक में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक होंगे। इनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिवकुमार, सिद्धरमैया और जयराम रमेश को भी जगह दी गई। इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर वसूली और घोटालों के जरिए करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने का आरोप लगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि आसिम मुनीर ने कोर कमांडर रहते हुए 90 करोड़ रुपए की वसूली की थी, जिसके बारे में इमरान खान तक से शिकायत की गई थी। यानी कंगाल पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने और करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने का आरोप लगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि मौजूदा समय में आसिम मुनीर करीब 216 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों की संपत्ति के मालिक हैं, जिनमें वो 90 करोड़ भी शामिल हैं, जिसकी वसूली का उन पर आरोप लगा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि आसिम मुनीर ने 2019 से 2021 के बीच कोर कमांडर रहते हुए वसूली की थी, वो भी बाथरूम की टाइलों की खरीद फरोख्त के मामले में, जिसके बाद इस बारे में तब के प्रधानमंत्री इमरान खान से चिट्ठी लिखकर शिकायत की गई थी। रिपोर्ट में आसिम मुनीर के अलावा पाकिस्तान के कई पूर्व सेना प्रमुखों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे और दावा किया गया कि उन्होंने भी जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर अपनी जेब भरी, बंगले बनाए और विदेश में करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी। इस लिस्ट में पाकिस्तान के 10वें आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का नाम भी शामिल है, जिन पर जमीन घोटाला करके अपनी जेब भरने का आरोप लगा।
क्योंकि रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान के 10वें आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने जमीन घोटाला करके अपनी कुल संपत्ति को 1290 करोड़ पाकिस्तानी रुपए कर लिया। इसके अलावा पाकिस्तान के 9वें सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ की संपत्ति 1460 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। जनरल परवेज मुशर्रफ के नाम पर भी 16,900 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। इस लिस्ट में पाकिस्तान के दूसरे सेना प्रमुखों का नाम भी शामिल है, जिन पर घूस के नाम पर करोड़ों की उपजाऊ जमीन लेने का आरोप लगा। हैरानी की बात यह कि ज्यादातर जमीन भारत पाकिस्तान की सीमा के पास है। और अगर दोनों देशों में जंग हुई तो पाकिस्तान के कई पूर्व सेना प्रमुखों का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने रिश्वत के तौर पर जो जमीनें ली हैं वो उपजाऊ हैं, और जंग होने पर वो उपजाऊ जमीनें जंग की बलि चढ़ जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुखों के पास विदेश में भी भारी भरकम संपत्ति है, जबकि पाकिस्तान के लोग कौड़ियों को तरस रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह है पाकिस्तान का लंबा चौड़ा रक्षा बजट, जिसका बड़ा हिस्सा सेना के अधिकारियों के वेतन और उनकी आरामदायक जिंदगी पर खर्च हो जाता है। ऊपर से वो घोटालों और घूसखोरी से भी अपने देश को कंगाल करते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के पास अब न अपने लोगों के लिए पैसा बचा और न सेना की बुनियादी जरूरतों के लिए। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में चल रहे अवैध मदरसों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए। मध्य प्रदेश में मौजूद सभी मदरसों का जल्द ही सर्वे होगा, जिसके जरिए पता लगाया जाएगा कि वहां कौन से मदरसे अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा की भी समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद संदिग्ध पाए जाने वाले मदरसों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और लिखा कि राज्य में कट्टरता और अतिवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच ब्रिटेन में लोग महंगाई से बेहाल हो गए, क्योंकि वहां खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। ब्रिटेन में महंगाई ने पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसकी वजह से लोगों को कुछ भी खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है। फरवरी में ब्रिटेन में महंगाई दर की रफ्तार थोड़ी सुस्त हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वहां लोगों को राहत नहीं मिली, क्योंकि मार्च में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए और महंगाई दर 19.1% रही, जिसकी वजह से अंडा, मछली, दूध, सब्जी और फलों की कीमतें आसमान छूने लगी। इससे पहले ब्रिटेन में ऐसी महंगाई 1977 में थी। असल में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी का काफी असर पड़ा। हालांकि महामारी के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कुछ हद तक ठीक हुई, लेकिन इतनी नहीं कि महंगाई पर लगाम लगाई जा सके। उधर छोटा राजन के फाइनेंसर संतोष सावंत उर्फ अबू सावंत को सिंगापुर से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया, जिसके बाद उसे सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया, जो पिछले 2 दशकों से फरार चल रहा था। बताया गया कि संतोष सावंत सिंगापुर में होटल का कारोबार चलाने की आड़ में छोटा राजन के लिए काम कर रहा था, जिसके प्रत्यर्पण के लिए साल 2000 में ही सिंगापुर के साथ कागजी कार्रवाई शुरू हो गई थी। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। इसी कड़ी में केंद्र की जांच एजेंसियां और मुंबई की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की और संतोष सावंत को सिंगापुर से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। इधर मुंबई के चेंबूर इलाके में शिवसेना के शिंदे गुट के दफ्तर पर वहां के नगर निगम बीएमसी का हथौड़ा चल गया। आरोप है कि यह दफ्तर शौचालय की जगह पर बनाया गया था, जिसकी शिकायत वहां रहने वाले लोगों ने बीएमसी से की, जिसके बाद उसके कर्मचारियों ने शिंदे गुट के दफ्तर को हथौड़ों से तोड़ दिया। बताया गया कि उद्धव गुट से अलग होने के बाद शिंदे गुट की तरफ से मुंबई के चेंबूर में यह पहला दफ्तर बनाया गया था। इस बीच कंगाल हो चुके पाकिस्तान की सरकार वहां के अवाम के साथ अब जानवरों का भी पेट नहीं भर पा रही। वहां के हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े और 145 साल पुराने चिड़ियाघर को बंद करने की नौबत आ गई, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं बचा था कि वो चिड़ियाघर के जानवरों का पेट भर सके। पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री बिलावल भुट्टो और शरी रहमान ने सुझाव दिया कि पाकिस्तान के सबसे बड़े और कराची शहर के इकलौते चिड़ियाघर को बंद कर दिया जाए। चिड़ियाघर को चलाने और उसके रखरखाव का खर्च भी सरकार को ही उठाना पड़ता है, जबकि पाकिस्तान की सरकार की जेब इस वक्त खाली है। वो न तो वहां के कर्मचारियों की तनख्वाह दे पा रही है और न ही जानवरों की भूख मिटाने का इंतजाम कर पा रही है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि हालात सुधारने के बजाय पाकिस्तान वहां के जानवरों को मरने के लिए छोड़ रहा है। उधर कर्नाटक में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के रोड शो में एक्टर किच्चा सुदीप भी शामिल हुए। बोम्मई ने शिगावे विधानसभा सीट पर नामांकन से पहले रोड शो किया, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ किच्चा सुदीप भी मौजूद रहे। उन्होंने कुछ रोज पहले ही बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान किया था। There is a personal relation and he has decided to campaign to me. हालांकि विपक्ष ने किच्चा सुदीप के बीजेपी के समर्थन पर सवाल उठा दिए और उनकी फिल्मों और विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग की। विपक्ष के मुताबिक किच्चा सुदीप की फिल्मों से वोटर प्रभावित हो सकते हैं, जो आचार संहिता का उल्लंघन होगा। इधर दिल्ली पुलिस ने झारखंड के जामताड़ा के साइबर ठगों के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो लोगों को ठगने के लिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन देते थे। पुलिस ने इस गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से हजारों सिम भी बरामद किए, जिनमें कई विदेशी सिम कार्ड भी थे। ये गिरोह इतना खतरनाक था कि इसकी तुलना जामताड़ा के मशहूर ठगों की टोली से की गई, इसलिए इसे जामताड़ा पार्ट 2 कहा जाने लगा। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के पास से करीब 21,700 सिम बरामद किए गए, जिनमें 774 सिम नेपाल, भूटान और चीन के थे,
जबकि दर्जनों नामी कंपनियों के मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। ये वही फोन थे जिनके जरिए लोगों को चकमा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की गई और करीब 2000 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने एक फर्जी वेबसाइट भी बनाई थी और फेसबुक और गूगल पर उस वेबसाइट के प्रमोशन के लिए लाखों खर्च किए। इंटरनेट पर एक ऐसा भ्रमजाल बनाया गया कि बड़े बड़े सर्च इंजन खुद ही ठगों के पास उनके शिकार भेजने लगे। जैसे ही उस वेबसाइट पर कोई क्लिक करता, जामताड़ा में बैठे ठगों के पास उनका कॉल पहुंच जाता और इसके बाद इस गिरोह के लोग पीड़ित लोगों से ओटीपी लेकर उनके बैंक अकाउंट से सारे पैसे साफ कर देते। और पुलिस के मुताबिक इन सब के पीछे निजामुद्दीन अंसारी नाम का एक आदमी है, जिसने इस गैंग के साथ मिलकर करीब 77 वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक निजामुद्दीन अंसारी नसीम नाम के दुकानदार से सिम कार्ड खरीदता था। निजामुद्दीन अंसारी है, ये पहले भी 2021 में अरेस्ट हो चुका है। पुलिस ने इस गिरोह को सिम सप्लाई करने वाले नसीम को भी गिरफ्तार करने का दावा किया। इस बीच महाराष्ट्र के ठाणे में ओरायन बिजनेस पार्क में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में उसके पास बना वंडर मॉल भी आ गया। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वहां खड़ी दर्जनों गाड़ियां जलकर राख हो गईं। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई टीमें वहां पहुंच गईं, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। ओरियन बिजनेस पार्क है वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। करीब 10 घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। हालांकि ओरायन बिजनेस पार्क में आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका। उधर बिहार की राजधानी पटना में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का विरोध शुरू हो गया। आरजेडी ने धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की और पटना में होने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का विरोध किया। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री से उसे रद्द करने की मांग की। धर्म कर्म करने वाले लोग शांत स्वभाव से अपने घरों में पूजा करते हैं। पटना के गांधी मैदान में 13 मई से 17 मई तक धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम चलेगा। इधर चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सैनिकों को अब मैंडरिन यानी चीन में बोली जाने वाली भाषा सिखाई जाएगी, जिसके लिए असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी में कोर्स की शुरुआत हुई, जो 16 हफ्तों का होगा। इस दौरान भारतीय सैनिकों को चीन में बोली जाने वाली मैंडरिन भाषा पढ़ाई जाएगी। इसके लिए उन सैनिकों को चुना जाएगा जिनकी तैनाती भारत चीन सीमा पर सुरक्षा के लिए होनी है। सैनिकों को मैंडरिन सिखाने का फैसला सेना ने इसलिए लिया ताकि चीन सीमा पर तैनाती के दौरान उन्हें उनकी भाषा समझने में कोई परेशानी न हो और वो उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दे सके। इससे एक फायदा यह भी होगा कि चीन से मिलने वाली खुफिया जानकारियों को डिकोड करने में भी सैनिकों को आसानी होगी। चीन ने भी एलएसी पर तैनात होने वाले सैनिकों को भारतीय भाषाओं को सिखाने के लिए 19 ट्रांसलेटरों को नियुक्त किया है। उधर राजस्थान लोक सेवा आयोग के पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड को राजस्थान पुलिस ने धर दबोचा। बाबूलाल कटारा नाम का यह मास्टरमाइंड राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य निकला, जिस पर आरोप है कि उसने 60 लाख रुपए में राजस्थान लोक सेवा आयोग का पेपर लीक किया था। पुलिस ने इस मामले में एक दिन पहले बाबूलाल कटारा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग का पेपर पिछले साल दिसंबर में लीक हुआ था। उधर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे, जहां उनके साथ उनके बेटे आकाश अंबानी भी दिखे। मुकेश अंबानी ने मंदिर में विधि विधान से पूजा की और मंत्रोच्चारण के बीच सिद्धिविनायक का आशीर्वाद लिया। तमाम उम्र चिरागों के आसपास रहे, तमाम उम्र चिरागों के आसपास रहे, हमारे दौर के जुगनू मगर उदास रहे। 100 बात की एक बात कही भारतीय ने, कठिन है दौर, जरूरी है आदमी बनना, हमारा कोई धर्म हो, कोई लिबास रहे। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की बात। नंबर